जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान यूं छोड़ मत भागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। उपस्थित हूं साथियों, आज एक बार फिर से, आज दिनांक 4 सितंबर 2020, दिन शुक्रवार, और प्रत्येक शुक्रवार की भांति आज भी उपस्थित हूं द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 111 को लेकर। पार्ट 111 साथियों, रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी को चलायमान रखने की जिम्मेदारी अभी इस समय मेरे कंधों पर है, और उन कंधों को संबल मिलता है आपकी प्रतिक्रियाओं से। कुछ प्रतिक्रियाएं आती है, शायद कुछ लोग ही इसे सुनते होंगे। बहरहाल रिकॉर्डिंग क्लब तो चलायमान हमेशा रहेगा, क्योंकि 20 मई 2016 को संदीप त्रिवेदी, जो कि समूह के मुख्य प्रशासक हैं, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बनाया था। अकेला चलो की कहीं ना कहीं उस समय उनमें भावना थी, मगर आज एकला चलो के पीछे एक बहुत बड़ा कारवां है जो कि रिकॉर्डिंग क्लब को गति प्रदान कर रहा है, और भविष्य में भी यह कारवां थमेगा नहीं। समूचे भारत के दृष्टिबाधितों को जोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान आप सभी के सहयोग से यह बनाएगा, ऐसी हमारी शुभ इच्छाएं हैं। तो सभी शुभ इच्छाओं के बीच में अब स्टोरी को मैं आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, जब मैंने पिछले सप्ताह रिकॉर्ड की थी तो मेरा ग्रेजुएशन स्तर की मैंने आपको कहानी बताई थी, किंतु कहते हैं ना कि जब रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। हम रिकॉर्ड करने से पहले सोचते हैं कि हमको ये बताना है, मुझे ये कहना है, तमाम बातें दिमाग में रहती है, लेकिन जब रिकॉर्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं वे चीज स्किप हो जाती है। तो एक महत्वपूर्ण घटना जो कि ग्रेजुएशन स्तर पर थी वह छूट गई। हालांकि यह कहानी भी मेरे उस अजीज दोस्त के साथ ही जुड़ी हुई है, सतीश गहलोत जिनका नाम था। तो हम जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए तो हमारे कॉलेज में, यानी कि पीएमबी गुजराती आर्ट्स एंड लॉ कॉलेज में, एनएसएस चलता था। एनएसएस बोले तो नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना। तो राष्ट्रीय सेवा योजना में हम दोनों ने भाग लिया, हमारे साथ और भी कई क्लासमेट थे। और एनएसएस में प्रतिवर्ष 10 दिवसीय कैंप होता है, जिसमें जिले के किसी गांव में जाकर 10 दिन तक रहना होता है। वहां पर एक टाइम टेबल होता है, सुबह 6 बजे योगा, फिर नाश्ता, फिर 8 से 12 बजे श्रमदान, श्रमदान के बाद फिर स्नान, फिर 12:30 से 1:30 बजे तक लंच, 1:30 से 2 विश्राम, और 2 बजे से फिर अलग अलग एक्टिविटी जिसमें बौद्धिक परिचर्चाएं आयोजित की जाती थी। 2 से 3, 3 से 4 कंपटीशन होता था बौद्धिक, उसमें अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं होती थी, कभी भाषण, कभी वाद विवाद, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, इस प्रकार की होती थी। फिर 4 बजे से चाय होता था, और फिर 5, 5:30 बजे से जो है
उसमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती थी। तो इस प्रकार का 10 दिवसीय कैंप होता था। तो कॉलेज में तो मैं बिल्कुल अपनी बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो हकीकत है वह भी आपसे छुपाना नहीं चाहता हूँ। तो कॉलेज में मुझे काफ़ी एक्टिव था मैं, तो एनएसएस कैंप में भी मैं जाया करता था सतीश, और वहाँ बहुत सारे ऐसे साथी थे मेरे जो कि मेरी हेल्प करते थे। मुझे यह आभास नहीं हुआ उस कॉलेज लाइफ में, महाविद्यालयीन पढ़ाई के दौरान, कि मैं दृष्टिबाधित हूँ या मेरे में कोई कमी है। तो तमाम गतिविधियों में भाग लिया करता था मैं, और 10 दिवस के जो कैंप होते थे वह लगता ही नहीं था कि कब 10 दिन गुजर गए। अब एनएसएस में होता यह है कि प्रत्येक वर्ष एक स्टेट कैंप भी आयोजित किया जाता है, राज्य स्तरीय कैंप होता है, जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लोग चयन होके राज्य स्तरीय कैंप में जाते हैं। प्रत्येक कॉलेज से एक एक एनएसएस के सदस्य को कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लिया जाता है। तो फर्स्ट ईयर में हम कैंप कर चुके थे, सेकेंड ईयर का भी हमारा कैंप हुआ। सौभाग्य से सेकेंड ईयर में पीएमबी गुजराती कला एवं विधि महाविद्यालय से सतीश का चयन उस राज्य स्तरीय कैंप में हुआ, और वह जो है ग्वालियर जिले में उस समय आयोजित हुआ था, उस कैंप में वे गए। और काफी वही 10 दिवसीय कैंप रहता था, उसका थोड़ा सा शेड्यूल टाइट था, तो वो सफलतापूर्वक करके आए। अब तृतीय वर्ष में जब फाइनल ईयर में राज्य स्तरीय कैंप का समय आया, और हमारे जो कॉलेज का कैंप होता था वो धार रोड पर एक गांव है धरावरा धाम, वहां पर हुआ करता था। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद सिंह पाल, जो कि समाजशास्त्र के विभाग अध्यक्ष थे, वो जाते थे, और एनएसएस प्रभारी डॉक्टर लखन सिंह परमार, जो कि पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर थे, वे इसके प्रभारी रहते थे। तो वो दोनों हमेशा साथ में रहा करते थे। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर मैंने तीनों जो कॉलेज के कैंप थे वो करे। सेकेंड ईयर में सतीश कॉलेज की ओर से राज्य स्तरीय कैंप में गया। जब फाइनल ईयर का राज्य स्तरीय कैंप का अवसर आया और कॉलेज से एक विद्यार्थी को भेजने की बात आई, तो उस समय एनएसएस इकाई द्वारा मेरा चयन किया गया और मुझे यूनिवर्सिटी में गुजराती कला एवं विधि महाविद्यालय की ओर से भेजा गया भाग लेने के लिए। इस राज्य स्तरीय कैंप के लिए जो यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम होते थे उसकी प्रैक्टिस हुआ करती थी, रिहर्सल हुआ करती थी। तो रिहर्सल जो है वो जीडीसी कॉलेज है, जो न्यू जीडीसी कॉलेज किला मैदान पर है, यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए हम जाया करते थे, और रिहर्सल में भी मेरा चयन हो गया। जब फाइनल स्टेज पर जब यूनिवर्सिटी को चयन करना था सभी कॉलेजों से 30 सदस्यीय दल का, क्योंकि पूरे संभाग की एक टीम होती थी जो कि यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करती थी, उसमें 30 स्टूडेंट होते थे और 2-3 उनके प्रभारी। तो 30 सदस्यीय जब चयन की बात आई तो रिहर्सल वगैरह में सब जगह में पास हो गया, लेकिन चयन जब उन्होंने 30 फाइनलाइज कर ले तो मेरे को यह कहकर रोकना चाहा कि दृष्टिबाधित हूं और काफी दिक्कतें आएगी। वर्ष 2003 की बात कर रहा हूं मैं, 2002, 2003, 2002 एंड हो गया, 3 का प्रारंभिक समय मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है, क्योंकि हाँ 2003 में मैंने बीए फाइनल किया था, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ था, इतना कंफर्म है। तो 2002 एंड की बात है जहां तक, दिसंबर माह की। तो यूनिवर्सिटी ने मुझे अड़ंगा लगाया कि दृष्टिबाधित होने के कारण हम इन्हें नहीं भेज पाएंगे, और इनके साथ क्योंकि चुनौतियां ज़्यादा रहेगी, काफ़ी शेड्यूल टाइट है, वहाँ का जो शेड्यूल रहता है वो बहुत टाइट रहता है, 5 बजे उठना पड़ता है, दैनिक कार्य करने के पश्चात फिर योगा वगैरह, तमाम सारी अटकलें लगाई। किंतु मेरे कॉलेज के जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि नहीं,
हमारी तरफ से जाएंगे तो यही जाएंगे, और काफ़ी एक्टिव है, और यूनिवर्सिटी को इनके जाने से गौरव ही प्राप्त होगा। फिर भी यूनिवर्सिटी मानने को तैयार नहीं थी। ऐसे में फिर एक प्रस्ताव हमारी ओर से रखा गया। हमने प्रोफेसर्स को कहा, खासतौर पे सतीश ने, क्योंकि उसके एक वर्ष पहले वो राज्य स्तरीय कैंप को देख आए थे तो उनको काफी अच्छा लगा था। उन्होंने हमारे जो एनएसएस प्रभारी थे उनको कहा कि सर, यदि यूनिवर्सिटी को कोई आपत्ति ना हो और मैं मेरे खर्चे से विनोद के साथ जाऊं, तो फिर क्या विनोद इस कैंप को अटेंड कर सकता है। फिर हमारे जो लखन परमार सर थे और पाल साहब थे, उन्होंने बोला कि हाँ, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने प्रारंभिक तौर पर आनाकानी की। यूनिवर्सिटी ने जो है प्रारंभिक तौर पर आपत्ति की कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमने कहा कि आपको कोई आर्थिक जो अतिरिक्त खर्च नहीं देना होगा, टिकट वगैरह जो है हम सब कराएंगे, और बस आप हमारे साथ, यानी कि सर, मेरे जो प्रोफेसर थे लखन परमार सर और पाल साहब, उन्होंने कहा कि बस सतीश को वहां पर विनोद के साथ रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाए। तो जैसे ही कहा कि आर्थिक जो आप पर भार नहीं आएगा एक्स्ट्रा जाने से, तो तैयार हो गए। अब टिकट रिजर्वेशन कराने की बात आई, तो मैंने कहा कि पहले आप हर व्यक्ति का टिकट करा लीजिए, हर स्टूडेंट का, और जितना भी एक स्टूडेंट का टिकट बनेगा उतना ही आप फेयर मुझे दे देना। तो यूनिवर्सिटी मान गई, क्योंकि हमको एक बंदा तो आपके कॉलेज से लेना ही है, यूनिवर्सिटी ने ऐसा कहा। तो यूनिवर्सिटी ने ये एग्री किया कि एक टिकट का जो भी फेयर होगा वो हम देंगे। तो फिर मैंने मेरे कंसेशन से सतीश का ट्रेन का टिकट करा लिया, तो हमें भी नुकसान नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी को भी नुकसान नहीं हुआ। और फिर सतीश की ऑलरेडी कुछ जो प्रभारी रहते थे उनसे पहचान हो ही गई थी, तो किसी ने भी कोई आपत्ति दर्ज कराई नहीं, और सकुशलता पूर्वक मुझे एनएसएस कैंप ज्वाइन करने का अवसर मिला। इस वर्ष यह जो राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर था, वह रीवा जिले में गोविंदगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। गोविंदगढ़ जो है वो सफेद शेरों के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर काफी अच्छा लगा। यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का जब रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने का दिन था, तो उस दिन यूनिवर्सिटी की ओर से संचालन की जिम्मेदारी मुझे दी गई, क्योंकि मैं बोल सकता था ज़्यादा, जो डांस वगैरह है ये परफॉर्म्स नहीं कर सकता था। तो मेरी वक्तत्व कला को देखते हुए मुझे उस एनएसएस राज्य स्तरीय शिविर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक संध्या को संचालित करने का अवसर मिला, और तमाम मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से वह सफल कार्यक्रम रहा, जिसके समापन समारोह के अवसर पर तात्कालिक विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश शासन श्री श्रीनिवास तिवारी, जो कि रीवा के ही थे, उन्होंने मुझे सिल्वर मेडल रजत पदक देके सम्मानित किया। तो इस प्रकार से जो मेरा एनएसएस स्टेट लेवल का कैंप ज्वाइन करने का, कहीं ना कहीं सतीश से मैंने सुना था कि बहुत अच्छा कैंप होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, उसको देखने का, उसको समझने का एक प्रत्यक्ष रूप से मुझे अवसर मिला, और उसमें भी मेरे दोस्त सतीश की एक अहम भूमिका मिली। अगर वो 10 दिन जाने को तैयार नहीं होता तो शायद यह सपना मेरा अधूरा रह जाता। तो मैंने एनएसएस का कैंप ज्वाइन किया स्टेट लेवल। ये बात मैं उस दिन बताना भूल गया था। और अब आगे चलते हैं। मैंने अपनी कहानी को खत्म करते समय कहा था कि मेरे सामने एक
जो था, विकल्प के तौर पर मैंने फिजियोथेरेपी क्लास ज्वाइन की। हालांकि फिजियोथेरेपिस्ट बनने का मेरा कोई सपना नहीं था, किंतु हाँ, क्योंकि मुझे हॉस्टल फैसिलिटी प्राप्त करना थी तो मैंने किया। और मैंने बता ही दिया है कि प्रीवियस में मेरे फॉर्म वगैरह जो मेरे दोस्तों ने फिलअप कर दिए, कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। एग्जाम के समय में कॉलेज गया 5 दिन पेपर देने, 1 दिन रोल नंबर लेने और 1 दिन स्कॉलरशिप का चेक लेने। ऐसा करके मैं 7 दिन कॉलेज गया और ईश्वर की दुआ से जब प्रीवियस का रिजल्ट आया तो मेरा सेकंड डिवीजन रिजल्ट आया, जिसे मैंने संतुष्ट करा, क्योंकि मैं कॉलेज गया ही नहीं था, मैं तो कैसेट से पढ़ाई कर रहा था। साथ ही साथ मैंने एक बात और कही थी कि जब मैं फिजियोथेरेपी कर रहा था उस समय मेरे पास एक ऑफर आया, एक संगठन में ब्रेल प्रूफ रीडर की आवश्यकता थी। वह संगठन था नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, एमपी ब्रांच इंदौर। इंदौर में उस समय ब्रेल प्रेस हुआ करती थी, जहां पर कुछ पुस्तकें छपती थी और वहां पर जो है प्रूफ रीडर की आवश्यकता थी। मेरे दोस्तों ने बताया, मैं इंटरव्यू के लिए गया और मेरा चयन कर लिया गया। जो भी उन्होंने इंटरव्यू में पूछा, मेरे से पढ़ाया, बुक्स वगैरह, तब मैं उनके सिलेक्शन में चयनित हो गया। किंतु वो वेतन जो है काफ़ी कम दे रहे थे, एक नॉमिनल था। तो फिर मैंने कहा सर इतना मैं प्रतिदिन नहीं आ पाऊंगा। तो फिर ये हुआ कि सप्ताह में आप 2 से 3 दिन आना, 2-3 घंटों के लिए। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं आऊँगा। ऐसा करके मैंने वहाँ पर NAB में प्रूफ रीडिंग करना चालू कर दी। इसी दौरान क्या हुआ कि जब मैं प्रकाश नगर से आने जाने लगा सप्ताह में 2-3 दिन, तो वहाँ पर जो वार्डन थे वो मेरे से काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि सेक्रेटरी का उस समय मुझे इंसान माना जाता था। एक कहते ना कि सेक्रेटरी खेमे का है यार, इसको नाराज नहीं करना है। हरिओम पंडित जिनका मैंने नाम लिया था, वे उस समय मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ के महासचिव हुआ करते थे। तो अच्छी बात थी। अब ऐसे में एक दिन कोई व्यक्ति सज्जन वहां पर आते हैं, उनको ट्यूटर की आवश्यकता थी। उनकी 2 बच्चियां ब्लाइंड थी। तो सर ने मुझे कहा कि यार विनोद, ऐसे ऐसे व्यक्ति आए थे, तुम ट्यूशन कर लोगे क्या? तो मैंने बता दिया सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बात करो। तो फिर उन्होंने मुझे ट्यूशन की भी बात कराई। शायद उस समय 700 रुपये या 750 ऐसा कुछ चार्ज लेता था मैं, और प्रतिदिन 1 घंटे पढ़ाने जाता था। जिस दिन मैं NAB जाया करता था उस दिन समय आगे पीछे कर जाता था, जिसकी सूचना मैं 1 दिन पहले ही दे आता था। तो 9 लखा पर हमारा स्कूल था और ये जो ब्लाइंड बच्चियां थी उनका घर जावरा कंपाउंड में था, एमबाई के पास। तो करीबन 2-3 किलोमीटर का एरियाज था। क्योंकि उस समय मुझे काफ़ी दिखता था तो मैं वॉकिंग में ही सब कुछ कर लिया करता था। और कभी कभी जब समय कम रहता था तो फिर मैं टेम्पो से भी जाया करता था, लेकिन हाँ, आते समय मैं पैदल ही आया करता था। तो उस दौरान मैंने ट्यूशन भी पढ़ाई, फिजियोथेरेपी की क्लास भी ज्वाइन की और NAB में प्रूफ रीडिंग भी की। मल्टीपर्पस मैंने काम किया, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। हालांकि उस दौर में मेरी मेहनत को सभी लोग सलाम करते थे और उसका फल भगवान ने मुझे दिया भी है। आज जिस स्थिति में हूँ वो उसी मेहनत का फल है। तो जब प्रीवियस का रिजल्ट आया, बीच बीच में काफ़ी सारी बातें याद आ रही तो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जब प्रीवियस का रिजल्ट आया और मेरा करीबन 56 या 57% बना था, तो उस समय 2004-05 की बात कर रहा हूँ मैं, 5 में मेरा PG कंप्लीट हुआ था। तो 2004 के जुलाई माह में एडमिशन लेना होता था। तो इस समय जब रिजल्ट आया और रिजल्ट की खुशी सबको पता चली मेरी, तो फिर फिजियोथेरेपी वालों ने मुझे अड़ंगा लगाया
कि तुम जो है कॉलेज नहीं जा सकते हो। और अब यहाँ पर फाइनल ईयर में मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं एक सब्जेक्ट छोड़ के मैं एक थीसिस कर सकता हूँ। उस समय ऐसी कुछ नियमावली थी कि जिसका एमए प्रीवियस में 55% बनता है वो एक टॉपिक पर थीसिस लिख सकता है और उसके बदले में एक सब्जेक्ट छोड़ सकता है। तो मैंने थीसिस को लेना चाहा क्योंकि उससे परसेंटेज कुछ गेन हो किए जा सकते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, अब मैं कॉलेज जाऊंगा। अभी तक तो नहीं गया, लेकिन अब मैं कॉलेज रोजाना जाऊंगा। खुल के कह रहा हूं मैं, फिजियोथेरेपी हो या ना हो ये बात की बात है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं फिजियोथेरेपी भी करूंगा और ये भी करूंगा। तो जो आपने नाम सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर एमवी श्रोणकर, ये उस समय पर अध्यक्ष थे एमपीडब्ल्यूएबी के। उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले यदि आपको कॉलेज करना है तो फिर आप फिजियोथेरेपी नहीं कर सकते हो और आप हमारे संस्थान में भी नहीं रह सकते हो। तो अब मेरे साथ पुनः आवास समस्या उत्पन्न हुई। मैं थीसिस करना चाहता था, मैं कॉलेज रोजाना जाना चाहता था, किंतु आवास की भी मुझे आवश्यकता थी। ऐसे में मेरे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए होंगे उसकी कल्पना आप करिए। हाँ, किंतु मैंने इस समस्या का भी डटकर सामना किया और मैंने क्या कदम उठाए। क्या मैं फिजियोथेरेपी का कोर्स कर पाया या फिर मैं एमए फाइनल ईयर में कॉलेज गया, और गया तो कैसे गया और क्या कुछ मेरे जीवन में उस दौरान घटा, ये सारी ही बातें होंगी। किंतु द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 112 में आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन मंगलमय रहे। कल शिक्षक दिवस है, तो मेरे सभी शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले सप्ताह में इसी मंच पर द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 112 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। Send button.